गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं इसमें जो पेट की इंग्लिश है उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लगा सकते हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 5 ही आ रहे हैं, लेकिन 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसलिए दिया है कि थोड़ा सा 5 नंबर पक्के आपके हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस 10 लगा रहा हूँ कि इन्हीं में से 5 आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा और एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड पैटर्न ये हो सकता है पेपर का। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश 5 नंबर की आ रही है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब कभी भी आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, जिसमें से एक्सपेक्टेड है कि 3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे और बाकी अगली वीडियो में मैं फिगर ऑफ स्पीच और काफी नए नए पैटर्न लेकर के आऊंगा कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इन्हीं पैटर्न में से कोई क्वेश्चन 5 आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता करना है कि ये जो ब्यूटीफुल है ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको डिस्कस करनी है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होते हैं ये काफी टफ होते हैं। अच्छा, इजी लेवल पे तो बच्चा कर लेता है, लेकिन पेपर एक चीज और भी पूछ लेता है कि अगर ब्यूटीफुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता करना है कि ब्यूटीफुल एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहली बात तो ये पता करना है कि क्या ये नाउन है। नहीं, ये नाउन नहीं है। ये नाउन क्यों नहीं है? देखिएगा, पहली बात तो ये ए लगा हुआ है और आर्टिकल का रिलेशन किससे है? ड्रेस से है। तो नाउन तो ऑलरेडी आ रहा है, तो नाउन के पहले नाउन का यूज तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्यूटीफुल काम किस तरीके से कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब ब्यूटीफुल क्योंकि एडजेक्टिव है तो बहुत सारे बच्चों को इतना बेसिक नहीं पता होता है कि ये नाउन है, नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव। तो आप लोग एक ट्रिक भी सीख लिए कि आमतौर पे FUL, IOUS, ABLE, ANT, ENT, इस टाइप के कंसीडिंग मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ये शब्द लगा होता है। अगर आपको ANT, ENT, ABLE, FUL, IOUS और LESS आमतौर पे ये शब्द जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। और द पॉइंट्स, अब सबसे बड़ी बात ये, अगर नाउन होता तो नाउन के बाद कोई दूसरा नाउन आ नहीं सकता है। एक्चुअली बात क्या हो रही है कि उसने खरीदा क्या है, क्या खरीदा है? तो ड्रेस खरीदी। तो ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल है। अब पेपर एक बात और भी पूछ सकता है कि अगर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, चलिए ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब ये भी पूछ सकता है, तो ब्यूटीफुल अगर एडजेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि वो यही पूछे कि एडजेक्टिव है, ये भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है कि किस प्रकार का है। तो क्वालिटी कैसी है? ब्यूटीफुल, खूबसूरत क्वालिटी है। ठीक है, क्वांटिटी भी होती है, नंबर्स भी होती हैं। एक आध वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सिखा दूंगा। अब हमें पहली बात तो ऑप्शन कट करना आना चाहिए। तो हमने पहली बात तो ये ऑप्शन कट किया कि ये नाउन नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमें एडजेक्टिव सही मिल गया कि क्या ये प्रेपोजिशन भी हो सकता था। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो पहली बात तो आपको ये बात का ध्यान होना चाहिए कि जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ नाउन से होता है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए आया है तो इसका रिलेशन यहाँ पे नाउन से है। ठीक है, तो अगर ये प्रेपोजिशन होता ब्यूटीफुल तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आ सकता। वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब है प्रेपोजिशन वाला भी ऑप्शन कट गया। तो आंसर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। सो द आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू? उसने तुमसे क्या पूछा था करने के लिए? ठीक है ना। तो पहली बात तो अगर ये कंजंक्शन होता, ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन काटना सीख लेते हैं। अगर ये कंजंक्शन होता तो अगर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई कंजंक्शन आएगा तो आमतौर पे उसके बाद या तो सब्जेक्ट आता है और या तो उसके बाद वर्ब आता है। तो अगर ये कंजंक्शन होता तो इसके बाद या तो कोई सब्जेक्ट आ रहा होता या तो कोई वर्ब आ रहा होता। और यहाँ तो ऑलरेडी ये खुद देखिए भाई, अगर ये कंजंक्शन होता तो ये वर्ब कैसे आ गई उसके बाद?
ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना सिखा दे रहा हूं। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड आता है। क्या आता है? जेरेंड। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो अगर ये प्रेपोजिशन होता तो यहां पर आस्क ना रखा होता, यहां पर आस्किंग रखा होता। इसका मतलब है प्रेपोजिशन वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर क्या बचा? प्रोनाउन। प्रोनाउन बचा। अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये प्रोनाउन है, सही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और सब्जेक्ट के तौर पे दो चीजें आती हैं, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो ये नाउन नहीं है, क्योंकि अगर नाउन होता तो आर्टिकल आ रहा होता। तो ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब ये प्रोनाउन है। चलिए ठीक है, हमने ये तो पता कर लिया कि ये प्रोनाउन है। अब ये किस टाइप का प्रोनाउन है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर ये प्रोनाउन है तो किस टाइप का प्रोनाउन है? तो सबसे बड़ी बात है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल। जो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी वाला। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बारे में सिखा दूंगा। चलिए, अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आया है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये एरर डिडक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें पेपर 4 ऑप्शन देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से वो एक कोई क्वेश्चन आपसे कहेगा कि इसमें से आपको करेक्ट करना है। मतलब अब इसमें से जो एरर होगा, अगर कुछ एरर है ए में, बी में या सी में, तो आप ABC लगा दोगे। अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर क्या होगा आपका? डी। वैसे इसमें भी ए, बी, सी। अगर आंसर किसी में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। अब इसमें पहली बात तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सीनियर के बाद देन आता है। आमतौर पे पेपर क्या करेगा? सीनियर के बाद देन दे देगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ER लगे हुए जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद देन आता है, बट IOR लगे हुए जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद टू आता है। दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं। एक के बाद देन आता है और एक के बाद टू आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर IOR लगा हुआ है। इट मींस ये है तो एडजेक्टिव ही है, ये एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपको पेपर ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो पहली बात तो ये कंपेयर कर रही है राम को सैम से। जब कभी भी किसी का कंपैरिजन होता है तो जो वर्ड कंपैरिजन कर रहा होता है उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आमतौर पे पेपर सीनियर या IOR लगे हुए शब्दों के बाद देन का यूज करते हैं, लेकिन देन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब ER लगा होता है। तो इसीलिए पेपर यहाँ पे देन की जगह पे टू सही कराता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पेपर ने टू ही दे रखा है, इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। हालांकि जो आपका पेट का पेपर होगा उसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें पेपर में भी इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों को एक मॉडल पेपर बनाना था तो आज टफ क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि बच्चों का CHSL और SSC का भी पेपर लगा हुआ है। तो इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो सबसे बड़ी बात तो आप लोग को ये बात रखा होगा कि ये एक प्रोनाउन का रूल होता है कि इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव फॉर्म। दो फॉर्में होती हैं, एक सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। लेकिन इट वॉज एक ऐसा फ्रेज होता है कि जो अपने बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म लेता है। इसका मतलब अगर मी दे रखा है तो आई हो जाएगा, अगर हिम दे रखा है तो ही हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए हिम दे रखा है तो यहाँ पर इट वॉज ही करना पड़ेगा, ना कि हिम, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन में सिनोनिम और एंटोनिम्स देगा। तो 5th और 6th क्वेश्चन में देखिए सिनोनिम और एंटोनिम को कवर किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे सिनोनिम और एंटोनिम। तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि सिनोनिम और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें मगअप कर लेते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली SSC की कोई भी क्विज कर डालो, ऑनलाइन SSC सिनोनिम एंटोनिम क्विज कर डालो, 10-10 उसी में से पेपर में रिपीटेड मिल जाएगा। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, कैंडिड, कैंडिड माने क्या होता है? कैंडिड इंटरव्यूज होते हैं। इसका मतलब है साफ साफ जो मन में हो वो बोलने वाला। बहुत ही कैंडिड पर्सन है, जो जिसके दिल में जो आए वो बोले। ऐसा नहीं कि जो दिल में रखे और बोले कुछ, मतलब जो फेक होते हैं, फेक होते हैं उनको
कहते हैं जो मतलब ये फेक है, जो मतलब ये सच नहीं बोलता है, और कैंडिड माने होता है जो दिल में है वो बोलना। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंक। कंफ्यूज माने होता है किसी को परेशान करना या किसी को मतलब किसी को कोई कंफ्यूज करना, और वीक माने होता है कमजोर। तो इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंक। JUD, JUD, JUD का मतलब होता है जजमेंट से वर्ड बना है ये वर्ड, जजमेंट, जो अच्छे निर्णय ले सके। JUD एक रूट होता है जहां कहीं पर आप जैसे जुडिशियस, जजमेंट, ठीक है। तो जज जो JUD होता है ये एक रूट होता है, इसका मतलब होता है निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो जो जुडिशियस वर्ड है उसका मतलब है समझदार, इसका मतलब क्या होता है समझदार। तो इसका मतलब तो समझदार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्रूडेंट, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया है विलोम। अच्छा याद होगा आप लोगों को, एक रूट होता है प्रू, प्रू माने होता है समझदार, ये एक रूट होता है, इसका मतलब होता है समझदार। इसी से आपने सुना होगा LIC प्रूडेंशियल फंड्स, आपने सुना होगा LIC प्रूडेंशियल फंड्स। LIC प्रूडेंशियल फंड्स का मतलब क्या होता है, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब कि जो बहुत समझदारी से लिए हुए फंड्स होते हैं। तो प्रूडेंशियल माने होता है समझदार, और इम्प्रूडेंट माने होता है ना समझ। क्या होता है, ना समझ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 वो पूछेगा आपको वन वर्ड्स, मतलब ये पूछ सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि एक वन वर्ड का भी क्वेश्चन डाल सकता है। पांचों सवाल अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो हम वो पैटर्न्स यूज कर दे रहे हैं जिससे आपको चांसेस मिल जाए कि इनमें से पेपर में आ सकता है। एन अलाउंस मेड टू अ वॉइस, अलाउंस माने होता है जो भत्ता राशि जो दी जाती है बीवी को उसके शौहर के द्वारा जब उन लोग का लीगली सेपरेट मतलब तलाक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। पहला वर्ड दिया हुआ पैट्रीमनी, मनी माने होता है पैसा, ठीक है। तो पैट्रीमनी होता है जो पिता की तरफ से संपत्ति मिलती है। आ प्रॉपर्टी बाय फादर, ठीक है, आ प्रॉपर्टी बाय फादर, ठीक है। इसी तरीके से आता है एलिमनी, एलिमनी होता है जो मतलब शादी के बाद जो हस्बैंड होता है, जो डिवोर्स के बाद जो अपने अपनी मतलब वाइफ को देता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्ड आ रहा है, एक सेकेंड, उसके वर्ड आ रहा है एंटी मनी। एंटी मनी माने होता है, याद रखिएगा, सुरमा, जो हम लोग आंखों में सुरमा लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सुरमा। एंटी मनी क्या कहते हैं, सुरमे को एंटी मनी कहते हैं। एक वर्ड आता है पारसी मनी, पारसी मनी माने होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फ्रूजल, जो बहुत कम पैसे खर्च करे, ठीक है, बहुत समझदारी से। अच्छा एक होता है इसमें से माइजर भी वर्ड, माइजर माने भी होता है कंजूस। तो पारसी मनी माने होता है बहुत समझदारी से पैसा खर्चा करने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एली मनी। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग देखिएगा, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है डेथ सेंटेंस। जब कभी भी किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिलती है उसका मतलब होता है उसको सजाए मौत सुनाई गई है, तो इसका मतलब हो जाएगा डेथ पनिशमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स, द टीचर लेट अस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के डाल दिए। अगले वीडियो में एक आध 2 क्वेश्चन और डालूंगा, ठीक है, एक आध 2 पैटर्न और डालूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। फिल इन द ब्लैंक्स, द टीचर लेट अस, याद रखिएगा लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी नेवर यूज 2+V1 आफ्टर लेट, लेट के बाद कभी भी 2+V1 का यूज नहीं होता है। लेट के बाद कभी भी 2+V1 का यूज नहीं होता है। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर लेट आ गया है तो ये 2 ऑप्शन कट गया, ये 2 ऑप्शन कट गया, ठीक है, और ये भी 2 ऑप्शन कट गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी वाला। कि देखिए हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दी कि लेट के बाद कभी भी 2+V1 नहीं आता है, इसीलिए 3 ऑप्शन इरेडिकेट हो गए और आंसर हो गया आपका सी वाला। चलिए अब क्वेश्चन आ रहा है 10th वाला, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर एक वीडियो डालूंगा जिसमें 10 नए पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही होगा कि इन्हीं में से आपको पेपर में आ जाना है। विल ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है राइस
और एक वर्ड होता है रेज। राइज और रेज में अंतर क्या होता है समझिएगा। राइज माने होता है द सन राइजेस, राइजेस माने होता है उठना। क्या होता है? उठना। मेरी हिंदी की स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है, उठना। और रेज माने होता है उठाना। रेज माने होता है उठाना। आपने कहते नहीं स्कूल में मैम रेज योर हैंड्स, अगर आप कोई चीज को उठा रहे हैं तो रेज, अगर उठ रहे हैं तो राइज। तो मैम क्या पूछ रही हैं, क्या आप लोग प्रार्थना के लिए उठेंगे या उठाएंगे? उठेंगे ना, तो उठने के लिए रेज का इस्तेमाल नहीं होता है, राइज का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी को उठा रहे हैं तो रेज, यू आर रेजिंग क्वेश्चन, यू आर रेजिंग योर हैंड, यू आर रेजिंग मी, यू आर रेजिंग माई टॉपिक। बट आप खुद उठ रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? राइज। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला एकदम करेक्ट। थैंक यू।